क्या वजह है नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जुडिशरी इन ए चैलेंज इज ए चैलेंज टू डेमोक्रेसी। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे लिए, क्योंकि इस समस्या के बगैर हम कोई भी बात अपनी नहीं रख सकते। न्यायपालिका, जिस न्यायपालिका जो कि एक स्तंभ है, और उस न्यायपालिका में कैसे अपनी बात रखेंगे, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कहाँ क्या है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। देश को चलाने के लिए, एक व्यवस्था के लिए, एक व्यवस्था की जरूरत थी। किन के लिए यह व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किन के लिए होनी चाहिए, किसके द्वारा होनी चाहिए, यह समाज के सभी लोगों में एक सवाल था। इस सवाल को सभी लोगों की जो समस्या रही होगी कि सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, आपस में भाईचारा बने, एक दूसरे में विश्वास बना रहे। सरकार भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों के लिए और भारत के लोगों द्वारा चलाई जाए। इस सब के लिए भी हमारे देश की अखंडता बरकरार रहे, लोगों के अंदर आपसी मेल मिलाप बना रहे। वह किसी भी धर्म, जाति, देश के किसी भी कोने में रहता हो, उसके लिए हमें एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी गई, जिन्होंने हमें एक सर्वोत्तम संविधान, जो कि दुनिया का सर्वोत्तम संविधान है, वो हमें सौंपा, जिसके प्रीएम्बल में ही क्लियरली लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nations, etc. मैं यहाँ पर आपके समक्ष एक बात और रखने के लिए जा रही हूँ और आपको यह बताना चाहूँगी कि 42nd अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 1976 में आया। उसके द्वारा भारत के संविधान में प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर वर्ड को भी ऐड किया गया, साथ ही यूनिटी ऑफ नेशन को भी ऐड किया गया। मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान आने के बाद कुछ फासिस्ट अप्रोच वाले, जो कि एक माइंडसेट के लोग थे, जो कि आज भी हमें नजर आ रहे हैं, उन संगठनों ने संविधान को गलत ढंग से समझाना शुरू कर दिया, जिससे देश की यूनिटी को खतरा होने लगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक कारण को आपके समक्ष रखती हूँ। देश आज़ाद होने के बाद देश को ब्राह्मणिकल सोच वाले लोगों ने, जबकि हमारे पास संविधान था, तब भी उन्होंने सत्ता हथियाई और सत्ता उनके हाथ में ही रही। उन लोगों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लोगों में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा करना शुरू कर दिया। लोगों को समाज, धर्म, जाति के नाम पर बांटने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आज़ादी के महत्व को समझते थे। यदि ऐसे ही चला तो देश ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसलिए देश में समाज, कास्ट, धर्म के लोगों का साथ लेना जरूरी है, सभी का इंटरेस्ट देखना जरूरी है। इसीलिए प्रीएम्बल में सोशल, सेकुलर और यूनिटी ऑफ नेशन वर्ड शामिल किया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी सुपरमेशी मेंटेन करना चाहते थे और अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं। जब हम सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और फ्रेटर्निटी सिस्टम की बात करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि देश में फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी का कोई एक आदमी, कोई एक कास्ट, कोई एक धर्म या कोई एक जाति के मानने वाले लोग मेंटेन नहीं कर सकते, जब तक विभिन्न प्रकार के जाति के लोग और इस देश के सभी क्षेत्र के लोगों का इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक क्षेत्र में उनको वैचारिक तौर से शामिल नहीं किया जाएगा। यह सब इसलिए भी जरूरी है, यदि पार्लियामेंट के अंदर एक विशेष जाति, धर्म, क्षेत्र के लोग अन्य दूसरी जाति, धर्म या क्षेत्र के जेन्युइन एस्पिरेशन है, उनकी नेसेसिटी के अनुसार कानून नहीं बना पाएंगे। इसी तरह न्यायपालिका में है, उसमें भी जब तक
सभी समाज, धर्म, जातियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, न्यायपालिका और उस पर्टिकुलर समाज, धर्म के मानने वाले लोगों को, पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय नहीं दे पाएगी। जब न्याय नहीं दे पाएगी तो वंचित समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी लोग हमारी न्यायपालिका पर विश्वास नहीं बना पाएंगे और हमारे देश के दूसरे कोनों के लोग जो कि एक क्षेत्र से एक दूसरे क्षेत्र में रहता है, जिससे देश में वैचारिक उन्माद फैलेगा, विभिन्न समाज और धर्म के लोगों को आपस में कोई समन्वय नहीं होगा, असुरक्षा की भावना जागृत होगी। इससे हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों ही खतरे में आ जाएगी और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारे प्रियम्बल में ही समता पर आधारित है वह भी खत्म हो जाएगा और फासिस्टवाद कुछ दिन तो चल पाएगा, लेकिन उसके बाद उसका भी कंट्रोल खत्म हो जाएगा और आपसी मतभेद कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायी पालिका सब में विघटन पैदा होता चला जाएगा, जिससे सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक की बात करते हैं वह सब खत्म हो जाएगी। इसलिए यह भी जरूरी है कि सरकार को चलाने के लिए जो कि 3 स्तंभ और चौथा जो मीडिया है, हम अगर इन सबको इकट्ठा होकर आगे बढ़कर बताना होगा, उसके लिए भी काम करना होगा। हर समाज के लोगों में जो बेस्ट है उसे विधायी पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में उसकी पॉपुलेशन के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। अब मेरा सवाल आता है, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए और हम क्या कर सकते हैं? मेरा मानना है आज न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक चयन प्रक्रिया और एक डायरेक्ट। अब ये जो न्यायपालिका में जो चयन प्रक्रिया से होता है उसके अंदर सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल सेशन जजेस की नियुक्तियां चयन प्रक्रिया से होती हैं, जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और उस एग्ज़ाम को भी जब कंडक्ट करते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हायर एज हो जाती है, हायर साइड से उनको लिया जाता है या पूरी तरीके से जो वैकेंट जो सीट्स हैं उन्हें भरा ही नहीं जाता, इसलिए वो प्रमोट होकर ऊपर तक भी नहीं आ पाते। और एक पॉलिसी है हमारी डायरेक्ट पॉलिसी, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द्वारा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियां की जाती हैं, जैसा कि हमारे संविधान में रिटर्न में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम सरकारी मुलाजिम की परिभाषा की बात करते हैं तो पार्लियामेंट मेंबर भी सरकारी मुलाजिम है, सैलरी ले रहा है। जज चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट जज हो, सरकारी मुलाजिम है। कार्यपालिका तो है ही सरकारी मुलाजिम। और ये सारी एजेंसीज देश के 3 स्तंभ हैं जो देश के लिए, इस देश के लोगों द्वारा, इस देश के लोगों के लिए। तो सवाल आता है कि जुडिशरी में क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के लिए रोकता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी धर्म, समाज, समुदाय, क्षेत्र या लिंग आदि में कोई भेद नहीं करता, ना ही हमें किसी चीज़ के लिए रोकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करती है। तो आर्टिकल 330 और 332 के तहत जब पार्लियामेंट में रिजर्वेशन हो सकता है तो पार्लियामेंट में विधायी पालिका है और दोनों ही पालिकाज के अंदर जो लेजिस्लेटिव है उसके अंदर भी रिजर्वेशन है, तो हायर जुडिशरी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता? यह भी तो एक गवर्नमेंट एजेंसी है। यदि हम समाज को एक अनुपात में नहीं रखेंगे तो फिर देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी खतरा पैदा हो जाएगा और डेमोक्रेटिक सिस्टम तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, थॉट एंड फ्रेटर्निटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने, जिन्होंने सुपरमेसी बना रखी है, वह एक माइंडसेट के साथ काम करते हैं जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से विदित है, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए कोई उनके ऊपर सवाल ना उठा पाए, इसीलिए वह लोग सोशलिस्ट सेकुलर अप्रोच को दबाने में लगे हुए हैं और यह डेमोक्रेसी सिस्टम को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उपेक्षित समाज के लोगों को हायर जुडिशरी और जुडिशियल सर्विस में
जज बनाया गया तो वह इस देश के संविधान की ट्रू स्पिरिट समझकर संविधान की वह व्याख्या करेंगे जो एक्चुअल होनी चाहिए, जिससे उनकी सुपरमेसी खत्म हो जाएगी, जिसके लिए वे लोग ना जाने क्या क्या हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, इसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन बाद में कंट्रोवर्सी हुई और हाई कोर्ट में, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि एसपी गुप्ता केस 1982 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस केस के नाम से जिसे जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में प्रावधान है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन बाद में फिर 2 जजमेंट आई और उन 2 जजमेंट में कॉलेजियम सिस्टम बना। पहले 2 जजेस सीजेआई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजेआई और सीजेआई के साथ में 2 जो हमारा सेकंड जजेस केस था उसके अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिया जाता था। लेकिन माइंडसेट तो एक ही रहा, माइंडसेट फिर वहाँ भी चेंज नहीं हुआ और उसके बाद में फिर सिस्टम आया और वो केस रेफर हुआ थर्ड जजेस केस में, जिसमें सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम तो फिर भी वही रहा, माइंडसेट उनका होगा, लोग होंगे, परिवारवाद जातिवाद तो वहीं पर रहेगा। तो फिर आपके लोग कैसे आएंगे और आपके लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, और जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उसमें वंचित समाज, माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। अब ये दोनों पॉलिसी ही अपने आप में इतनी बाइस्ड पॉलिसी हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं, ना तो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है और ना ही कोई क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। 2014 में गवर्नमेंट नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट एनजेक लेके आए मोदी सरकार, लेकिन वह भी सिर्फ अपने ही तक सीमित रखा और उसको भी मोनोपोली तक ही रखा और उसमें भी झगड़ा फसाद पैदा हुआ और वह भी मेंटेन नहीं हो पाया और उसे भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब हम सेकंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998 की जजमेंट पढ़ें तो मालूम होता है कि इसमें एक खास कम्युनिटी के लोग, एक स्पेसिफिक सोच वाले लोग का अपॉइंटमेंट ही हो पाता है तथा देश के विभिन्न धर्म, जाति, क्षेत्र, पॉपुलेशन के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, जबकि संविधान में सेम प्रोविज़न को 2 या 3 भागों में अलग अलग इंट्रोड्यूस किया है, जबकि प्रोविज़न सेम ही है। जो ब्राह्मणिकल माइंड के लोग हैं वो ही लोग कॉन्स्टिट्यूशन की अपने मुताबिक व्याख्या करते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कानून के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी है, जो कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन थ्योरी को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 38 तथा स्टेट को यह जिम्मेदारी देता है कि स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन and welfare of the people, and state shall strive to promote social order in which social economical justice should be done and direct all government agencies। जस्टिस भगवती साहब ने भी ऑब्जर्व किया, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। हमारे संविधान में कहीं ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो सरकार को मार्जिनलाइज्ड क्लास, ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर रीजन, ग्रुप ऑफ जेंडर को डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेशन से रोकता हो, जिसका अर्थ होता है कि सरकार इस देश में सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को इस देश में बनाए रखने के लिए, विभिन्न कास्ट या धर्म का विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार के कार्य को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी दे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, हर समाज, हर धर्म में सोचा गया, इसलिए आर्टिकल 29 उस वक्त भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस चीज़ का अंदेशा था कि शायद जो डिप्राइव सेक्शन है उन्हें उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 29 को भी उस वक्त इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि इस देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस बात को कैसे सिक्योर करेंगे कि देश के पिछड़े लोगों का राइट और इंटरेस्ट भी सिक्योर करना है और उनको भी एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन देना है। मैं कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई जजमेंट दिए हैं
जिन जजमेंट में क्लियरली कोट किया है, जैसे नंदिनी सुंदर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में ऐसा कोट किया है, वी द पीपल एज द नेशन कॉन्स्टिट्यूट आवरसेल्व्स एज सोवरेन डेमोक्रेटिक republic to control our affairs within the four corners of the constitution, its goals and its value. We expect democratic participation to flow from us. All of us we take right of place befiling our heritage and collective genius. Consecutively, we must bear the discipline and vigor of the constitutionalism, the essence of which is accountability, power, where the power of the people vested in any organ of the state, its agent, can only be used to promotion of the constitution value and reason. और इससे भी क्लियर हो जाता है कि democratic participation should flow to us and all of us, that we can take our rightful place. Or we all of us are entitled for elevation, appointment as a judge in the High Court and Supreme Court in order to complete constitutional goal and value by way of democratic participation and selection as judge in High Court and Supreme Court, and the proportionate to one's strength. सेकेंड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी समाज के वंचित समाज को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही थी। ऑनरेबल जस्टिस भगवती ने भी ऐसा विचार किया और कंसीडर किया था दैट इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल नाइदर इल्यूजरी नॉर इमेजिनरी। और यह बात क्लियर हुई कि वंचित समाज या धर्म के लोगों का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी तरह जस्टिस पांड्यान ने भी मान्यता दी, इफ द वल्नरेबल पीपल ऑफ सेक्शंस आर कंप्लीटली नेग्लेक्टेड वी कैन नॉट क्लेम टू अचीव पार्टिसिपेशन। Participatory in democracy, therefore, every justification for the government to forward list of candidates of the diverse section to Chief Justice, who has scrutinized the list and take the decision for giving participatory adequate representation for confirming the maintaining democracy in the country. मैं इसमें यह बात भी कहना चाहूँगी कि जुडिशरी के अंदर ना तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है और ना ही हमारी न्यायपालिका में सामाजिक रिफ्लेक्शन और डेमोक्रेसी में जो नज़र आना चाहिए वह फेयर रिफ्लेक्शन कहीं नज़र नहीं आता। इसलिए डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं वह तो एक इल्यूज़न ही है। जहाँ तक मेरिट की बात करते हैं तो मेरा कहना है कि कंसेप्ट ऑफ मेरिट इज़ नथिंग, क्योंकि ये सब परिवारवाद है। जब सब अपने ही होंगे और अपने आप को लेना होगा तो वहाँ कौन देख रहा है कि कौन किसकी मेरिट है और कौन मेरिटोरियस है। अगर वो मेरिटोरियस होते तो शायद उस वक्त भी संविधान बना पाते जो कि हमारे डॉक्टर बाबा साहब ने तैयार किया था। But denying the rightful position deprives section, therefore its merit is totally irrelevant and illogical and vague. जिस मेरिट की बात करते हैं उसमें ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी है और ना कोई क्राइटेरिया फिक्स है। अब तो हालात से यह समझ आता है कि जुडिशरी में परिवारवाद, जातिवाद और गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंशियल पर्सन ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं, जबकि हर कास्ट व समाज से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बार के मेंबर से इफेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए वो क्वालिफिकेशन पूर्ण करते हैं, बार के मेंबर होते हैं, लेकिन उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता और उनका कोई गॉड फादर नहीं होता। उन्हें कभी रिकमेंड नहीं किया जाता जब तक समाज के हर समाज, कास्ट और जेंडर का एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, फेयर रिफ्लेक्शन उस अनुपात से नज़र नहीं आएगा, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड भी नहीं हो पाएगा। आज देश के विभिन्न जुडिशरी में अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंटेशन के इशू की काफ़ी चर्चा है। अभी तक अहम फैसले किए गए जिसमें 2 जजमेंट जो कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था उनका रेफरेंस करना चाहूँगी। डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें SC/ST एक्ट को नलीफाई कर दिया था। अगर उसके अंदर हमारे जज का भी रिप्रेजेंटेशन होता तो क्या कभी ऐसा हो पाता। और सेम इसी तरह से अभी सयारा बानो का केस जो मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, जिसमें 3 तलाक का जजमेंट है, क्या अगर उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट होता
तो क्या उसमें इस तरीके से हो पाता जिसमें से एक महिला को 3 साल तक के लिए उसका पता नहीं रहेगा कि अब उसका मायका कहाँ रहेगा और वो 3 साल में ससुराल कहाँ जाएगी और कौन उसको मेंटेन करेगा। तो ऐसी पोजीशन में उसकी हालत तो और बद से बदतर हो जाएगी। तो उस 3 तलाक में उसका कैसे क्या यूज़ है। और ये जो काशीनाथ महाजन वाले केस में जो हमारे आदर्श गोयल साहब जस्टिस साहब ने उसमें जो रेफरेंस किया है कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ जिस एक्ट की बात करते हैं कि इस एक्ट का मिसयूज़ हो रहा है, तो जो एक्ट कभी यूज़ ही नहीं हुआ उसकी मिसयूज़ की बात करने की बात कहाँ करते हैं। सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक उनका है, तो उसमें जब वो एक्ट यूज़ ही नहीं हो पाता तो उसकी मिसयूज़ की बात करते हैं। जब कि 3 तलाक में महिला को तलाक देते हैं और दूसरी तरफ उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। अब मैं यहाँ पर यूएसए के मिरांडा जजमेंट को साइट कर रही हूँ, जिसमें जस्टिस ह्यूगो जो कि ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने ब्लैक कम्युनिटी पर अत्याचार होते हुए देखा था और उन्होंने जजमेंट में लिखा, बिफोर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन पुलिस अथॉरिटी हैड ऑब्लिगेशन टू रीड आउट हिज और हर राइट। क्योंकि उनके पास जो चीज़ एजुकेशन ही नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा कि उनके राइट क्या हैं। उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए पुलिस ऑफिशियल्स कोई अत्याचार ना कर सकें, इसलिए इस जजमेंट में डिस्क्राइब किया। और अमेरिका के में रिजर्वेशन का कोई रिटन प्रोविज़न नहीं है, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही छोटा सा है, जबकि हमारा सर्वोत्तम कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर एवरी थिंग्स हैज़ बीन राइट डाउन, उसके बावजूद भी वहाँ पर हर कास्ट, हर धर्म और जेंडर वाइज उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, जो कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, जिसके कारण वहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम भी मजबूत है और उसके परिणाम स्वरूप लोग जुडिशरी में विश्वास भी करते हैं। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में हमें अगर न्याय चाहिए और न्यायपालिका में हमें अपना फेथ चाहिए, तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी होना चाहिए, तभी इस देश को हम सही मायने में डेमोक्रेटिक नेशन कह पाएंगे और सभी समाज, कास्ट, धर्म व जेंडर के मुताबिक उनकी पॉपुलेशन के अनुपात उनका रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिलना चाहिए। और जब रिजर्वेशन विधायी पालिका में हो सकता है तो न्यायपालिका में क्यों नहीं। जय भीम, जय मूल निवासी।